हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करेंगे उस मूवी का नाम है इंटरस्टेलर। ये मूवी आज तक का सबसे बेहतरीन साइंस फिक्शन मूवी है और इस मूवी में हमें टाइम डायलेशन, जनरल रिलेटिविटी, वार्म होल, ब्लैक होल और स्पेस टाइम के बारे में बताया है। कहानी के शुरू में दिखाया जाता है हमारी पृथ्वी अब रहने लायक नहीं है। पृथ्वी में अब हर एक दिन बड़े बड़े धूल के तूफान आते हैं जिससे पूरा एटमॉस्फेयर हमेशा धूल से ही भरा रहता है और इसी वजह से फसलें भी बर्बाद हो रहे हैं और लोग अब बिना मास्क के बाहर नहीं निकलते हैं। उसके बाद हमें जोसेफ कूपर को दिखाया जाता है जो अपने फैमिली के साथ रहता है और उसके फैमिली में उसकी बेटी मर्फ कूपर और बेटा टॉम कूपर और उसका ससुर है। कूपर पेशे से एक किसान है पर वो पूर्व नासा के स्पेसशिप का पायलट भी था। और एक दिन खाने के टेबल में मर्फ अपने डैड से कहता है, मैंने आपसे कई बार कहा है उस रूम के बुकसेल से कोई भूत हमेशा किताबें गिराता है। उसके बाद कूपर कहता है, साइंस भूत नहीं मानता है। अगर इस बात को साइंस के नजरिए से देखा जाए तो तुम खुद उस रूम के गतिविधियों पे नजर रखो, उसका एक रिकॉर्ड बनाओ, उसके बाद तुम पता लगा सको कि ऐसा क्यों हो रहा है। उसके बाद कूपर अपने बच्चों को लेके उनका स्कूल चला जाता है पेरेंट मीटिंग के लिए, जहाँ स्कूल के प्रिंसिपल कूपर से कहते हैं टॉम का रिपोर्ट फार्मिंग में अच्छा नहीं है और इसके वजह से उसे कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलेगा। आज हमारे पास सब कुछ है पर हमें अच्छा किसान चाहिए। उसके बाद कूपर मर्फ के बारे में पूछता है, तभी एक टीचर कहती है मर्फ पढ़ने में बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है पर वो अपने दोस्तों के साथ इस अपोलो मिशन के बुक के लिए लड़ाई की है, इसीलिए हमने आपको बुलाया। उसके बाद मर्फ को स्कूल से सस्पेंड कर दिया जाता है। दूसरे दिन कूपर अपने पूरे फैमिली के साथ बेसबॉल का मैच देखने के लिए जाता है और तभी उस मैच के बीच एक बहुत बड़े धूल का तूफान आता है। उसके बाद ये लोग किसी भी तरह से उस तूफान से बचकर घर पहुंचते हैं, जहां ये लोग देखते हैं इनका पूरा घर धूल से भर गया है। और फिर कूपर मर्फ के रूम में जाता है जहां वो देखता है मर्फ के रूम के फर्श में कुछ धूल के लाइन बने हुए हैं। तभी मर्फ कूपर से कहता है, मैंने आपसे कहा था कोई हमसे बात करना चाहता है। उसके बाद कूपर मर्फ से कहता है, तुम आज टॉम के रूम में सो जाओ। उसके बाद कूपर पूरी रात बैठकर ये सॉल्व करने में लग जाता है कि ये लाइनें किस लिए बनी है और कूपर समझ जाता है ये एक तरह का बाइनरी कोड है। और फिर सुबह हो जाता है। उसके बाद मर्फ कूपर के पास आता है। तभी कूपर मर्फ से कहता है, देखो तुम्हें लगता था ये घोस्ट है पर ये घोस्ट नहीं है, ये एक तरह का ग्रेविटी है जो कि खास किसी कारण के वजह से हो रहा है। और ये जो लाइंस देख रहे हो ये एक तरह का बाइनरी डिजिट है और ये मोटे लाइंस का वैल्यू 1 और ये पतले लाइंस का वैल्यू 0 है और ये बाइनरी कोड्स किसी जगह का सीक्रेट कोऑर्डिनेट्स है। उसके बाद कूपर इस जगह में जाने का फैसला करता है और फिर कूपर और मर्फ उस जगह में पहुंच जाते हैं पर इस जगह में हाई सिक्योरिटी था। कूपर उस जगह के अंदर जाने की कोशिश करता है पर वहाँ का गार्ड कूपर को पकड़ लेता है और यहाँ सीन कट होता हमें कूपर को दिखाया जाता है। और तभी कूपर के पास एक लड़की आती है जिसका नाम है एमिलिया ब्रांड और ये पेशे से एक साइंटिस्ट होती है। और एमिलिया कूपर को एक रूम में लेके जाती है जहाँ और भी बड़े बड़े साइंटिस्ट बैठे हुए थे और यहाँ कूपर की बेटी मर्फ भी थी। तभी ये लोग कूपर से पूछते हैं, तुम्हें इस जगह का पता कैसे मिला? ये एक बहुत ज्यादा खुफिया जगह है। कूपर कहता है, मैं इस बारे में ज्यादा नहीं बता पाऊंगा आपको, हमें इस जगह के बारे में पता चला कोऑर्डिनेट्स के वजह से जो कि किसी तरह का गड़बड़ी था जिसका साइंटिफिकली कोई भी प्रमाण नहीं है। तभी मर्फ कहती है ये ग्रेविटी के वजह से हुआ है। कूपर कहता है, इसके आगे हम लोग कुछ और बताएं, इसके पहले आप लोग मुझे ये बताएं आप लोग हो कौन और आप लोग हम दोनों को जिंदा घर जाने दोगे? तभी प्रोफेसर ब्रांड कहते हैं, हम नासा से हैं, वही नासा जिसपे तुम स्पेसशिप का पायलट थे। उसके बाद प्रोफेसर ब्रांड कूपर को इनका नया प्रोग्राम दिखाता है जो कि एक स्पेसशिप होता है। और प्रोफेसर ब्रांड कूपर से कहता है, हमारी दुनिया धीरे धीरे मर रही है, अगर हमने नया कोई दूसरा हैबिटेबल प्लैनेट नहीं ढूंढा तो हम अपने आने वाले पीढ़ी को नहीं बचा पाएंगे। 7 साल पहले गेहूं की फसल खत्म हो गई, अब जल्द आलू और कॉर्न की भी खत्म हो जाएगी। उसके बाद कूपर प्रोफेसर ब्रांड से पूछता है, तो आप लोग हम सभी को बचाने के लिए क्या कर रहे हैं? प्रोफेसर ब्रांड कहते हैं, लेजरस मिशन में कुछ लोगों को दूर अंतरिक्ष में भेजा था नई हैबिटेबल प्लैनेट को ढूंढने जहाँ हम अपने लोगों को बसा सके। इससे पहले मैं तुम्हें और बताऊं, तुम्हें मेरा पायलट बनना पड़ेगा। कूपर इस बात पे मान जाता है। यहाँ सीन कट होता फिर हमें एक साइंटिस्ट को दिखाया जाता है जो कि कूपर से कहता है, लेजरस मिशन में हम 12 बहादुर लोगों को दूर अंतरिक्ष में भेजा था और हमने इन सभी को सटन के पास बने इस वार्म होल के जरिए भेजा था। और ये वार्म होल 40 साल पहले किसी एडवांस सभ्यता ने हमारे लिए बनाई थी ताकि हम अपने लोगों को बचा सके। और इन 12 प्लैनेटों में से कुछ से अभी भी सिग्नल आ रहे हैं। उन लोगों का काम था सिग्नल भेजना और फिर हाइबरनेशन में सो जाना और हम लोगों का वेट करना। फिर कूपर कहते हैं, अगर हमें अपना नया घर मिल जाता है तो उसके बाद हम क्या करेंगे? फिलहाल हमारे
हमारे पास दो प्लान है। प्लान ए, अभी तुम जिस जगह में खड़े हो वो जगह एक स्पेस स्टेशन है। हम इसे अभी नहीं उड़ा सकते पर भविष्य में ग्रेविटी की वजह से हम इसे उड़ा सकेंगे। और हमारे पास प्लान बी है जिससे हम फर्टिलाइज किए हुए एग को नए प्लेनेट में सेरोगेसी के द्वारा एग्स को फर्टिलाइज करवाएंगे, जिससे 30 सालों में 100 लोगों की कॉलोनी बनेगी, पर इनमें जेनेटिक चेंज आएगा। उसके बाद कूपर कहते हैं, और यहाँ के लोगों का क्या होगा? क्या आप लोग इन्हें मरने के लिए यहीं छोड़ देंगे? तभी प्रोफेसर ब्रांड कहता है, इसीलिए हम प्लान ए के ऊपर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। उसके बाद कूपर नई दुनिया में जाने के लिए तैयार हो जाता है, पर इस बात पे मर्फ कूपर के ऊपर गुस्सा हो जाता है। मर्फ नहीं चाहता कि कूपर उसे छोड़कर जाए। उसके बाद कूपर पूरे फैमिली को अलविदा कह के अपने मिशन के लिए निकल जाता है, और इनके साथ इनके स्पेसशिप में दो हाईटेक रोबोट्स होते हैं। एक का नाम है टार्स और दूसरे का नाम है केस, और इन दोनों का काम होता है क्वांटम डेटा को कलेक्ट करना, और इन्हें सटन पहुंचने में 14 महीने लगेंगे। इसीलिए ये लोग सब हाइबरनेशन स्लीपिंग में चले जाते हैं, और 14 महीने बाद ये लोग सटन के कक्ष में पहुंच जाते हैं। इसके बाद ये लोग उस वार्म होल के अंदर चले जाते हैं। उसके बाद ये लोग एक नई गैलेक्सी में पहुंच जाते हैं जहाँ से इन लोगों को सिग्नल आ रहे थे। तभी उनमें से एक साइंटिस्ट कहता है, डॉक्टर मैन और मिलर के प्लैनेट से सिग्नल मिले थे, पर एडमंड्स का 3 साल से बंद है। उसने 3 साल तक कोई सिग्नल नहीं भेजा। इसका कारण है शायद उसका ट्रांसमीटर खराब हो सकता है। पर यहाँ एक दिक्कत है, मिलर का प्लैनेट और डॉक्टर मैन का प्लैनेट एक ब्लैक होल का चक्कर लगाता है, और उस ब्लैक होल को हम गार्गेंटुआ कहते हैं। अगर हम उस ब्लैक होल के पास के प्लैनेट में जाए तो हमें बहुत बड़ा खतरा होगा, क्योंकि ब्लैक होल का ग्रेविटेशनल पुल बहुत ज्यादा बड़ा होता है, जिससे स्पेस टाइम काफी चेंज हो सकता है। फिर कूपर कहता है, हम तो घूम के भी जा सकते हैं। तभी अमेलिया ब्रांड कहती है, नहीं, यहाँ फैक्ट है टाइम, क्योंकि इस ब्लैक होल के वजह से हमारा टाइम स्लो हो जाएगा। अगर हम उस प्लैनेट में गए तो वहाँ का 1 घंटा हमारे पृथ्वी में 7 साल के बराबर होगा। तभी कूपर कहता है, तो अब हम क्या करें? हमें पृथ्वी के लोगों को दूसरे प्लैनेट में बसाना होगा। तभी साइंटिस्ट डोयल कहता है, हाँ, यही तो हमारा मिशन है। हमें डॉक्टर मैन और मिलर के प्लैनेट से जो सिग्नल मिल रहे हैं वो डेटा बहुत अच्छा है। मिलर बहुत ही नजदीक है, डॉक्टर मैन का प्लैनेट पहुंचने में कई महीने लग जाएंगे, और एडमंड्स तो उससे भी दूर है। उसके बाद कूपर कहता है, क्यों ना हम पहले मिलर्स प्लैनेट में जाएं, पर हम घूम के जाएंगे, जिससे हमें इस ब्लैक होल का सामना नहीं करना पड़ेगा। उसके बाद ये लोग मिलर्स प्लैनेट के लिए निकलते हैं, और इनके स्पेसशिप का प्लेटफॉर्म मिलर प्लैनेट के ऑर्बिट में ही रहता है, और उस स्पेसशिप के प्लेटफॉर्म में डॉक्टर रोमेली रुकता है। दूसरी तरफ कूपर का स्पेसशिप मिलर्स के प्लैनेट में पहुंच जाता है, और जहाँ ये लोग देखता है यहाँ चारों तरफ पानी है, और यहाँ इन्हें दूर दूर तक कुछ नहीं दिखता, और इनके साथ एक रोबोट भी होता है जिसका नाम है केस। उसके बाद स्पेसशिप से डॉक्टर डोयल और एमिलिया नीचे उतरती है मिलर्स के डेटा को कलेक्ट करने के लिए, पर यहाँ इन्हें मिलर के स्पेसशिप का टूटा हुआ बीकन मिलता है। उसके बाद अमेलिया मिलर्स के स्पेसशिप के रिकॉर्डर को खोजने जाती है, और अमेलिया उस रिकॉर्डर को खोज लेती है। उसके बाद उस रिकॉर्डर को वो निकालने जाती है, और तभी यहाँ एक बहुत बड़ा लहर आ जाता है। कूपर इन दोनों को स्पेसशिप में आने के लिए कहता है। तभी अमेलिया का पैर फिसल जाता है और वो नीचे गिर जाती है। तभी केस अमेलिया को उठाकर इनके स्पेसशिप की तरफ बढ़ता है, और फिर ये लहर इनके स्पेसशिप से टकराता है, पर यहाँ डॉक्टर डोयल नहीं बच पाते हैं। वो पानी में डूब जाते हैं, और इनके शिप में पानी घुसने के कारण इनका शिप बंद हो जाता है। तभी कूपर केस से पूछता है, केस, हमें इंजन को शुरू करने में कितना समय लगेगा? केस कहता है, लगभग 1 घंटा। उसके बाद कूपर अमेलिया के ऊपर गुस्सा करने लगता है। कूपर अमेलिया से कहता है, तुम्हें पता है इसका अंजाम क्या होगा? अमेलिया कहती है, जानती हूँ, बहुत ज्यादा और कई दशक। उसके बाद कूपर मिलर के बारे में पूछने लगता है। तभी अमेलिया कहती है, मिलर का स्पेसशिप इस प्लेनेट में लैंड होने के बाद लहर के चपेट में आ गया होगा, और हमें जो सिग्नल मिल रहे थे वो सालों पहले के थे। दरअसल इस प्लेनेट के हिसाब से मिलर कुछ मिनट पहले यहाँ लैंड किया था, और ये समय अंतराल के कारण हो रहा है। उसके बाद कूपर अमेलिया से कहता है, तुम्हें कुछ और पॉसिबिलिटीज दिख रहा है अगर हम उस ब्लैक होल के अंदर चले जाएं वक्त में पीछे जाने के लिए? अमेलिया कहता है, नहीं, क्योंकि टाइम रिलेटिव है, ये सिकुड़ सकता, फैल सकता, पर वापस पीछे नहीं जा सकता। सिर्फ ग्रेविटी एक ऐसा कुंजी है जो इस डायमेंशन को पार कर सकता है। तभी कूपर कहता है, जो लोग हमारी मदद कर रहे हैं, जिनकी वजह से हम यहाँ तक पहुँचे हैं, वो हमें फ्यूचर से ग्रेविटी के जरिए मैसेज भेज रहा है। तभी अमेलिया कहती है, अगर ऐसा है तो वो लोग शायद 5 डायमेंशन से हो सकते हैं, और शायद उनके लिए टाइम का भी कोई महत्व नहीं है। और तभी केज कूपर से कहता है, कूपर, एक और लहर आ रहा है, हमें जल्दी करना होगा। उसके बाद कूपर अपने स्पेसशिप को शुरू कर लेता है, और उसके बाद कूपर इस प्लेनेट से निकल जाता है। उसके बाद कूपर अपना स्पेसशिप लेके जब उसके प्लेटफॉर्म में
पहुंचता है तब वहाँ रोमली को देखता है। रोमली कहता है मैंने तुम लोगों के लिए बहुत सालों तक वेट किया। तभी कूपर पूछता है कितने सालों तक? रोमली कहता है लगभग 24 साल तक। और ये बात सुनकर कूपर हैरान हो जाता है। दरअसल मिलर के प्लेनेट में 1 घंटा रहने के लिए रियल टाइम में इन लोगों का 24 साल बीत जाता है। उसके बाद कूपर अंदर के केबिन में चला जाता है जहाँ वो अपने बच्चों का वीडियो ब्लॉग को देखता है और 23 सालों तक उन वीडियो ब्लॉग में अपने बच्चों को बढ़ते हुए देखता है। उसके बाद यहाँ सीन कट होता है। हम देखते हैं ये तीनों बैठ के आपस में डिस्कस करते हैं। कूपर कहता है हमारे पास उतना फ्यूल नहीं है कि हम ये दोनों प्लेनेट में जा सके, इनमें से किसी एक प्लेनेट में ही हम जा सकेंगे। तभी रोमली कहता है एडमंड्स का डेटा अच्छा है डॉक्टर मैन से, पर ये दोनों प्लेनेट में ही जीवन बसने का आशा है। तभी एमेलिया कहती है हमें डॉक्टर मैन से ज्यादा एडमंड्स के डेटा पे भरोसा करना चाहिए। उसके बाद कूपर कहता है हमें वोट करना चाहिए। उसके बाद यहाँ फैसला किया जाता है कि ये लोग डॉक्टर मैन के प्लेनेट में जाएंगे। उसके बाद यहाँ सीन कट होता है, हमें अर्थ पे दिखाया जाता है जहाँ प्रोफेसर ब्रांड की तबीयत बिगड़ने के कारण उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती किया जाता है। फिर यह प्रोफेसर ब्रांड से मिलने मार्फ आती है। प्रोफेसर ब्रांड मार्फ से कहता है मैंने तुमसे झूठ कहा था, तुम्हारे पापा अब कभी वापस नहीं आएंगे और हमारी मदद भी नहीं हो सकती। उसके बाद यहाँ प्रोफेसर ब्रांड की मौत हो जाती है। उसके बाद मार्फ एमेलिया को वीडियो मैसेज भेज देती है। फिर यहाँ सीन कट होता है हम जो कि अब डॉक्टर मैन के प्लेनेट में लैंड कर रहा होता है। फिर ये लोग मिलकर डॉक्टर मैन को हाइबरनेशन से बाहर निकालते हैं। उसके बाद डॉक्टर मैन इन लोगों को देख के बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है। डॉक्टर मैन इन लोगों से कहता है मैं सोचा था मैं ऐसे ही यहाँ मर जाऊंगा और मेरा खाना भी खत्म हो गया था, इसीलिए मैं हाइबरनेशन में चला गया था। तभी एमेलिया कहती है आप हमें इस प्लेनेट के बारे में बताइए। उसके बाद डॉक्टर मैन कहता है इस प्लेनेट में 67 घंटे का दिन होता है, 67 घंटे का रात, और यहाँ ऑक्सीजन में अमोनिया पाया जाता है जिसके लिए आप ज्यादा देर तक सांस नहीं ले सकेंगे। पर इस सरफेस के नीचे एक और सरफेस है जहाँ हम जीवन को बसा सकते हैं। तभी टार्स के पास मार्फ का मैसेज आता है। मार्फ कहती है एमेलिया आपके पापा अब नहीं रहे और मुझे इस बात पे बहुत ज्यादा दुख है, पर आप ये बात जानती थी कि हम लोगों को नहीं बचाया जा सकेगा। आपके पापा ने हमसे ये बात छुपाया और आपने भी। तभी एमेलिया कहती है मेरे डैड 40 सालों से इस इक्वेशन को सॉल्व करने में लगे हुए हैं। तभी डॉक्टर मैन कहते हैं तुम्हारे डैड मेरे यहाँ आने से पहले ही इक्वेशन को सॉल्व कर लिया था। एमेलिया कहती है तो उन्होंने इस्तेमाल क्यों नहीं किया? डॉक्टर मैन कहते हैं हमें थोड़ी और ज्यादा जानकारी चाहिए थी ब्लैक होल के बारे में। कूपर कहता है मैं इतने लोगों को मरने नहीं दे सकता और मैं अब घर जाना चाहता हूँ और मुझे घर जाने दो। यहाँ सीन कट होता फिर हमें अर्थ में दिखाया जाता है। यहाँ हम मार्क को देखते हैं उसके असिस्टेंट के साथ। मार्क कहती है मेरे सारे सवालों का जवाब मेरे उस रूम से ही मिलेगा। बचपन में मुझे लगता था उस रूम में कोई भूत है जो हमेशा किताबें गिराता था। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हमें कूपर और रोमली को दिखाया जाता है। रोमली कूपर से कहता है कूपर क्यों ना तुम घर जाने के पहले उस ब्लैक होल के अंदर झांक के देखो, शायद इससे हमें कुछ रास्ता मिल जाए। उसके बाद कूपर डॉक्टर मैन के साथ कुछ साइट देखने जाते हैं जहाँ ये अपना बेस बनाएंगे, पर डॉक्टर मैन के इरादे सही नहीं होते हैं। वो कूपर को एक खाई से नीचे गिरा देते हैं और कूपर को ऊपर हमला कर देते हैं। दरअसल डॉक्टर मैन इस प्लेनेट से बाहर जाना चाहता था। तभी कूपर मदद के लिए एमेलिया को बुलाती है। एमेलिया अपना शिप लेके कूपर को बचाने के लिए आती है और फिर वो कूपर को बचा लेती है। पर दूसरे तरफ हम देखते हैं रोमली जिस बेस में था वहाँ डॉक्टर मैन ने बॉम्ब प्लान करके रखा था। वो बेस ब्लास्ट कर जाता है जिससे रोमली की मौत हो जाती है और डॉक्टर मैन एक दूसरा शिप लेके यहाँ से निकल जाता है। उसके बाद डॉक्टर मैन इनके स्पेस शिप के प्लेटफॉर्म से खुद के शिप को डॉक करना चाहता है। तभी टार्स कहता है उन्हें डॉक करना नहीं आता है और मैंने भी ऑटो पायलट बंद करवा दिया है। उसके बाद डॉक्टर मैन मैन्युअली अपने स्पेस शिप को उस प्लेटफॉर्म में डॉक करने लगता है, पर यह सही तरीके से नहीं हो पाता है और यहाँ एक ब्लास्ट होता है जिससे डॉक्टर मैन की मौत हो जाती है। तभी इनका स्पेस शिप का प्लेटफॉर्म अनबैलेंस हो जाता है और वो जोर जोर से स्पेस में घूमने लगता है। तभी कूपर उस स्पेस शिप के प्लेटफॉर्म को अपने शिप से डॉक कर लेता है और उस स्पेसशिप के प्लेटफॉर्म को अनबैलेंस होने से रोक देता है। उसके बाद इनके शिप में ज्यादा फ्यूल नहीं होता है। तभी कूपर कहता है हम इस ब्लैक होल का यूज करेंगे, हम उस ब्लैक होल के ग्रेविटी के पास जाएंगे और अपने इंजन को पूरी रफ्तार से इस्तेमाल करेंगे, जिससे हम एक स्लिंग शॉट की तरह उसके ग्रेविटी से बाहर चले जाएंगे, जिससे हमें बहुत ज्यादा रफ्तार मिलेगी और हम एडमंड्स प्लेनेट में पहुंच जाएंगे। उसके बाद कूपर ऐसा ही करता, पर यहाँ कूपर का प्लान कुछ अलग होता है। कूपर एमेलिया को गारगोंटस ब्लैक होल के बाहर
बाहर निकाल देता है और वो सबसे पहले टार्स को उस ब्लैक होल के अंदर भेजता है और फिर वो खुद उस ब्लैक होल के अंदर चला जाता है और फिर कूपर 5th डायमेंशन में पहुंच जाता है, जहां कूपर अपने बेटी के रूम के बुक सेल के पीछे ही होता है। और तभी हम दूसरे तरफ देखते हैं मर्फ भी उस रूम में आ जाती है। तभी टार्स कूपर को कहता है, कूपर तुम मुझे सुन सकते हो? कूपर कहता है, हाँ मैं तुम्हें सुन सकता हूँ। कूपर कहता है, मुझे यहाँ कुछ भी समझ नहीं आ रहा। तभी टार्स कहता है, इनका ये 5th डायमेंशन जहाँ टाइम एक फिजिकल डायमेंशन है और हम इस डायमेंशन से ग्रेविटी के द्वारा मैसेज भेज सकते हैं। उसके बाद कूपर टार्स से पूछता है, क्या तुम्हारे पास क्वांटम डाटा है? टार्स कहता है, हाँ मेरे पास क्वांटम डाटा है, मैं उस डाटा को हर दिशा में सेंड कर रहा हूँ पर वो मैसेज सेंड नहीं हो रहा है। कूपर कहता है, तुम उस डाटा को मोर्स कोड में बदल दो, मैं इसे उस घड़ी के सेकेंड के कांटे में इस डेटा को डाल दूंगा। उसके बाद कूपर उस क्वांटम डाटा के मोर्स कोड को उस घड़ी के सेकेंड कांटा में डाल देता है और मर्फ ये बात समझ जाती है कि उसके पापा ही थे जो हमेशा से उसकी मदद कर रहे थे। और दूसरे तरफ हम कूपर को देखते हैं जो कि उस ब्लैक होल से बाहर आ जाता है और फिर कूपर को बचा लिया जाता है। और जब कूपर की आंखें खुलती है तब खुद को वो एक हॉस्पिटल में पाता है और वहाँ के डॉक्टर कहते हैं, मिस्टर कूपर आप थोड़ा ध्यान से उठिए क्योंकि अब आप जवान नहीं रहे, आप 124 साल के हो गए हैं। फिर कूपर उस डॉक्टर से पूछता है, मैं किस जगह पे हूँ? वो डॉक्टर कूपर से कहता है, आप कूपर स्टेशन में हो। फिर कूपर अपने बेटी से मिलने जाता है, जहाँ कूपर को पता चलता है उसकी बेटी 2 साल से क्रायो स्लीप में था। फिर कूपर अपने बेटी के पास जाता है पर यहाँ कूपर की बेटी कूपर से भी बड़ी थी। कूपर अपने बेटी से कहता है, तुम्हारा वो घोस्ट मैं ही था। मर्फ कहती है, मैं जानती थी, मैंने सबको बताया था कि ये मैंने नहीं किया, ये आपने किया, पर किसी ने मेरे बातों पे यकीन नहीं किया। पर आप अब जाओ यहाँ से क्योंकि मेरे पास मेरा फैमिली है। तभी कूपर कहता है, कहाँ? तभी मर्फ कहती है, एमिलिया ब्रांड के पास, वो किसी दूसरे गैलेक्सी में अकेली है। उसके बाद हम कूपर को देखते हैं जो कि एक स्पेसशिप के जरिए टार्स को लेकर एमिलिया ब्रांड के पास जाने के लिए निकल जाता है और यहाँ ये मूवी खत्म हो जाती है।